तो हाय गाइस, वेलकम टू एनसी डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आईज है। आई ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फुल जोश और स्टार्ट करते हैं आइज। ठीक है, आइज का जो मैंने डायग्राम बनाया है वो ये एक रफली डायग्राम है। सिंपल सा फंडा भाई, सब रफली डायग्राम है ये। ठीक है, अगर जब आप आइज पढ़ रहे हो तो एक प्रिंट आउट निकाल रखो, एक प्रिंट आउट निकाल के रखिए अपने पास, जिससे वो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइज जो होता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले जो हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व है, ये भैया ऑप्टिक नर्व होता है। और आइस के अंदर 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला क्या है? स्क्लेरा। कौन सा लेयर होता है मेरे भाई? स्क्लेरा। फिर उसके बाद क्या होता है? कोराइड। फिर उसके बाद क्या होता है? रेटिना। ठीक है, इमेज कहाँ पे बनता है? कहाँ पे बनता है बताओ? कहाँ पे बनता है भाई? इमेज यहाँ पे आया, इमेज आया, इमेज आया, रेटिना पे बनता है। ठीक है, रेटिना पे इमेज आता है, फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो जाता है ब्रेन में हमारे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो एक हल्की सी बेंडिंग है, यहाँ पे देखो बेंडिंग है, बेंडिंग है कि नहीं है? अब ये बताओ बेंडिंग क्यों होती है? इस वाले बेंडिंग वाले एरिया को क्या कहते हैं? फोबा कहते हैं, फोबिया। ठीक है, फोबिया। अब ये फोबिया क्या करता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपने 12th अगर अच्छे से किया होगा, ठीक है, 12th सॉरी 11th अगर अच्छे से किया होगा तो उसमें फोबिया के बारे में बताया गया है। फोबिया क्या होता है? तो मेनली फोबिया जो होता है ना, एक शार्पेस्ट पॉइंट होता है। ये क्या होता है? एक शार्पेस्ट पॉइंट होता है। शार्पेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। एक शार्पेस्ट पॉइंट होता है किसका? आइस का एक शार्पेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई आइस में कितने चैम्बर्स होते हैं, सिंपल सा फंडा बताना, आइस में कितने चैम्बर्स होते हैं। देखो जो नॉन मेडिकल है या फिर जो 12th तक पढ़ के आया वो सिंपल से कह देगा कि सर भैया आइस में 2 चैम्बर होते हैं, एक विट्रस चैम्बर होता है, एक कौन सा चैम्बर होता है? एक्वस चैम्बर होता है। ठीक है, एक विट्रस चैम्बर होता है ये तुम्हारा, और दूसरा वाला चैम्बर कौन सा होता है? वो होता है एक्वस ह्यूमर या एक्वस चैम्बर। ठीक है, विट्रस चैम्बर लेंस के इधर होता है, एक्वस चैम्बर लेंस के इस तरफ होता है। ठीक है, लेकिन मेनली तो नॉर्मल 2 होते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 3 चैम्बर। कौन कौन से? सबसे पहला जो होता है यहाँ पे विट्रस चैम्बर होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा वी मतलब होता है विट्रस चैम्बर। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो बिटवीन द आइरिस एंड द सिलरी बॉडी, आइरिस एंड सिलरी बॉडी के बीच का, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। और आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में रहता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है बताओ? एक्वस ह्यूमर क्या करता है? बताओ, पढ़े हो ना आप लोग? थोड़ा सा तो पढ़े होगे भाई, एनाटॉमी पढ़ के आए हो आप लोग। कैसी बात करते हो भाई? फर्स्ट सेम में आपने एनाटॉमी पढ़ रखी है, आपको ये नहीं पता क्या एक्वस ह्यूमर क्या करता है? सिंपल सा फंडा, थोड़ा सा रिवाइज करो। बैक लो बैक लो बैक लो बैक लो बैक लो, देखो लिखा भी है। क्या करता है? मेंटेन करता है आई के शेप को। ठीक है, मेंटेन करता है आई के शेप को। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल सा ट्विस्ट करूँ क्वेश्चन को कि मेरे भाई एक्वस ह्यूमर जो है, एक्वस ह्यूमर जो है, अगर मैंने एक्वस ह्यूमर को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है आई की शेप को। अगर मैंने एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, भाई एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? सिंपल सा फंडा, यहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? आइरिस दबाएगा, किसे दबाएगा? सिलरी बॉडीज को। सिलरी बॉडीज को दबाएगा तो क्या होगा? लेंस भी दबाएगा, लेंस दबाएगा तो क्या होगा? सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा, ग्लाइकोमा होगा। भाई ग्लाइकोमा होगा। ग्लाइकोमा मैं आगे के लेक्चर में डिस्कस किया हूँ, तो ग्लाइकोमा होगा। तो ग्लाइकोमा क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाते हैं एक्वस ह्यूमर का। ठीक है, ये हो गया। अगर हम लेंस की बात करते हैं, लेंस की बात करते हैं तो नॉर्मल जो लेंस रहता है वो हमारी सिलरी बॉडी से अटैच रहता है। ठीक है, और लेंस का जो पावर होता है वो +15 डायोप्टर टू +17 डायोप्टर होता है, मतलब +15 से 17 डायोप्टर के बीच में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई साहब लेंस का पावर कितना होता है? 15 to 17। और एक बात और याद रखना आपको कि लेंस में किसी भी टाइप्स का ब्लड सप्लाई नहीं होता है। क्या याद रखना? कि लेंस में कोई भी टाइप्स का ब्लड सप्लाई नहीं होता है। लेंस किसी भी टाइप का ब्लड सप्लाई नहीं लेता अपने पास। ठीक है, तो +15 to +17 डायोप्टर होता है लेंस का पावर। ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरी की बात करेंगे हम, ये आइरिस हो गया। ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है फ्रंट कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया कितने डायोप्टर का होता है? डी मींस डायोप्टर होता है। ठीक है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉर्निया का जो डायोप्टर होता है +43 to +45 होता है। ठीक है, 43 से 45 डायोप्टर के बीच में होता है। और एक्वस ह्यूमर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट रहता है। एक्वस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर हमारे यहाँ प्रेजेंट रहता है बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है। अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोमा हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। अब हम बात करते हैं एक्सियल लेंथ। सिंपल सा फंडा भाई, एक्सियल लेंथ क्या होता है बताओ? एक्सियल लेंथ क्या होता है? देखो एक्सियल लेंथ जो होता है ना, ये हमारी आइज है, आइज का एक लेंथ होता है, कुछ लेंथ होता है। ठीक है, आइज का कुछ एक लेंथ होता है, उसी को हम एक्सियल लेंथ कहते हैं। एक्सियल लेंथ। ठीक है, एक्सियल लेंथ, आइस के लेंथ को क्या कहेंगे? एक्सियल लेंथ। अब एक्सियल लेंथ नॉर्मल कितना होता है? थोड़ा सा रिवाइज करो, दिमाग पे जोर डालो, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो भाई साहब। क्या कर रहे हो? एक्सियल लेंथ कितना होता है? एक्सियल लेंथ मेरे भाई 24
24 मिलीमीटर होता है। कितना होता है भाई? 24 मिलीमीटर होता है। आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। तो एक्सियल लेंथ कितना होता है बताना भाई, एक्सियल लेंथ कितना होता है? एक्सियल लेंथ कितना होता है बताओ? 24 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 24 मिलीमीटर, ठीक है। अगर मैं एक्सियल लेंथ जो है, अगर एक्सियल लेंथ को बढ़ा दूं, भाई कोई कंडीशन हो गया जिसमें एक्सियल लेंथ बढ़ गया मतलब बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मायोपिया होगा। अगर एक्सियल लेंथ बढ़ता तो क्या होगा? मायोपिया। अगर ये एक्सियल लेंथ छोटा हो गया है ना, मतलब आइस का शेप छोटा हो गया तो क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, ठीक है। मायोपिया में कौन सा लेंस हम यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस, जो कि नेगेटिव पावर का होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में पॉजिटिव लेंस। अब ये मायोपिया में क्या होता है? देखो, मायोपिया में सिंपल सा फंडा है। मायोपिया हाँ देखो, मायोपिया यहाँ पर एक्सियल, मायोपिया में क्या हो रहा है कि एक्सियल लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। 24 से 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। अब मायोपिया में क्या होता है कि ये हमारा आइज है, ठीक है, आइज का लेंथ बढ़ गया, आइज का लेंथ बढ़ गया मतलब इंक्रीज हो गया, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो रेटिना से पहले बन जाएगा, रेटिना से पहले बनेगा कहीं जाके। ये हो गया मायोपिया का केस, ये हो गया मायोपिया का केस कि हमारा जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन रहा, किसमें? मायोपिया में। सेम कंडीशन अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया में करूं, अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया में करूंगा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? ये हमारा आई है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गया, उसके वजह से क्या होगा? जो हमारा इमेज रहेगा वो बियॉन्ड द रेटिना बनेगा। सिंपल सा फंडा याद रखना है। अगर एक्सियल लेंथ कम हुआ, एक्सियल लेंथ गिरेगा तो क्या होगा? इमेज बियॉन्ड द रेटिना। एक्सियल लेंथ बढ़ गया तो इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के पहले बन जाएगा, ठीक है। हम अगर मायोपिया का केस हो रहा है तो कॉनकेव लेंस लगा देंगे, जो कि नेगेटिव पावर का होता है। हाइपरमेट्रोपिया में पॉजिटिव लेंस लगा देंगे। अब सिंपल से मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि कौन कौन से नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे विजन के लिए? बताओ, कौन कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे विजन के लिए? बताओ बताओ भाई, कौन कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल विजन के लिए? कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए? विजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है बताना, बताओ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और बताओ। देखो सिंपल सा फंडा ना, क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। विजन के लिए हमारा ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्सेस के लिए कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे लाइट रिफ्लेक्स का मतलब हो गया कि हम एकदम से जब ब्राइट में जाते हैं तो हमारा जो प्यूपिल होता है वो डायलेट श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है। जबकि हम अगर डार्क में जा रहे हैं तो हमारा प्यूपिल का जो साइज होता है वो एनलार्ज होता है कि नहीं होता है? सिंपल सा फंडा है। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइट रिफ्लेक्सेस के लिए। लाइट रिफ्लेक्स के लिए कौन सा नर्व, कौन सा ऑप्टिक नर्व हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑल्क्यूमोट्री। कौन सा मतलब? ऑल्क्यूमोट्री, ऑल्क्यूमोट्री नर्व, ठीक है। क्रेनियल नंबर 3 का होता है ये, और ये 2 होता है, ठीक है। फंडा तो सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या पढ़ा आज कि एनाटॉमी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। इसमें हमने पढ़ा एक्सियल लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ मतलब तुम्हारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक होता है 24 मिलीमीटर का होता है, नॉर्मल होता है ये, नॉर्मल 24 मिलीमीटर का होता है। अगर बढ़ गया तो क्या होगा भाई? बढ़ गया तो क्या होगा? मायोपिया। अगर कम हो गया तो अगर बढ़ता तो हाइपर मायोपिया हो, तो कम होता तो मायोपिया हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा। रेटिना पे इमेज बनता है, और फोविया द शार्पेस्ट पॉइंट होता है। विटर चैम्बर हो गया तुम्हारा। एक्वस चैम्बर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तुम मेंटेन करता है शेप, आई की शेप को। अगर ये हम इसे बढ़ा देते हैं तो ग्लाइकोमा का कंडीशन हो सकता है। कॉर्निया, यहाँ पे सबसे पहले इमेज यहाँ पे आता है। देखो बता रहा हूँ सिंपल सा फंडा, फिजियोलॉजी। यहाँ पे लाइट आया, लाइट की वजह से लेंस पे गया, लेंस की वजह से हमारा सीधा यहाँ रेटिना पे जाएगा, रेटिना से सीधा ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे डायरेक्ट ब्रेन में आएगा, ब्रेन में, ठीक है। ये हो गया। फर्दर हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं कि प्यूपिल का साइज कितना होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे एक्वस ह्यूमर के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्यूपिल के साइज के बारे में, ठीक है। हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसके प्यूपिल के साइज को देख के हम ये पता लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं, आई थिंक गैस भी कर सकते हैं कि उसने कौन सा सेडेटिव ड्रग्स लिया है, ठीक है, या फिर उसको कोई हेड इंजरी तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके प्यूपिल के साइज पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कहाँ होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आई के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शेप के लिए, ठीक है, साइज के लिए, शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कहाँ होता है हमारा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था? सिलरी बॉडी में। प्रोड्यूस एट सिलरी बॉडी, ठीक है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? सिलरी बॉडी में। उसके बाद हम बात करते हैं प्यूपिल के साइज के बारे में, ठीक है।
पीपल का साइज देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट कौन से सेडेटिव ड्रग्स लेके आया हमारे पास या कौन सा सेडेटिव ड्रग्स इनटेक किया। अगर पीपल का साइज पिन पॉइंट की तरह है, छोटा सा, एकदम छोटा सा हो रखा है, अगर ये आंख है, ये आईज है, फॉर एग्जांपल ये आई है, ठीक है, अगर उसका पिन पॉइंट स्मॉल हो गया, अगर उसका पिन पॉइंट स्मॉल हो गया, ठीक है, उसका पिन पॉइंट स्मॉल है, ये स्मॉल हो गया है पिन पॉइंट, तो हम उसको क्या कहते हैं, पिन पॉइंट स्मॉल हो गया तो नोन एज मियोसिस, मायोसिस, ठीक है, मायोसिस कहेंगे। उस छोटे वाले पिन पॉइंट को क्या कहते हैं हम, मायोसिस। और ये हमें दिखता किस में है, कौन से पेशेंटों में सबसे ज़्यादा दिखता है, जो कि ओपॉइड्स लिए रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको हम ओपॉइड्स देते हैं, मेडिकल कंडीशन में ओपॉइड्स दिया भी जाता है, और कुछ होते हैं जो ओपॉइड्स बाहर उसको ड्रग इंड्यूस की तरह खाते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो ओपॉइड्स के पेशेंट में हमें जो आइरिस का जो पिन आइरिस जो सॉरी प्यूपिल जो होता है वो पिन पॉइंट मिलता है, छोटा मिलता है। उसके बाद अगर प्यूपिल का साइज बड़ा हो रहा है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया, ठीक है, लार्ज हो गया वो, तो हमें मिलता है मिड्रियासिस में, इसको हम कहते हैं मिड्रियासिस। मिड्रियासिस मतलब लार्ज हो जाना। और ये किस में मिलता है, कोकेन के केस में। अगर पेशेंट कोई कोकेन ले रहा, सेडेटिव वाला पेशेंट है, वो कोकेन ले लिया है, ड्रग इंड्यूस है, कोकेन ले लिया, तो उसका जो प्यूपिल होता है वो लार्ज हो जाता है। अगर हम पेशेंट में दोनों कंडीशन मिल रहा है, एक प्यूपिल छोटा है, एक प्यूपिल एनलार्ज हो गया, मतलब एक प्यूपिल में क्या हो गया है, मायोसिस हो गया, एक प्यूपिल में क्या हो गया है, दूसरे वाले प्यूपिल में क्या हो गया, मिड्रियासिस, एक में मायोसिस हुआ, एक में मिड्रियासिस हो गया, तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उस पेशेंट को हेड इंजरी से रिलेट करेंगे हम, कि पेशेंट को कहीं ना कहीं उससे हेड इंजरी हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये थोड़ा सा कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो कॉर्निया एंड स्क्लेरा हैव ए कवरिंग ऑफ कंजक्टिवल लेयर दैट प्रोवाइड्स अ ब्लड सप्लाई। तो कॉर्निया और स्क्लेरा जो होता है उसको ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड करता है। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं कि कॉर्निया और स्क्लेरा को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, भाई कौन कर रहा है उन्हें ब्लड सप्लाई। तो हमारा कंजक्टिवल लेयर, कंजक्टिवल लेयर क्या होता है, जैसे हम ये जो वाइटिस लेयर है ना, स्क्लेरा वाइटिस लेयर, हम इसको ध्यान से देखेंगे तो पतले पतले वेन्स जा रहे हैं, आर्टरी जा रही है, वेन्स जा रही है, इसको हम कहते हैं कंजक्टिवा, है ना। कंजक्टिवा का एक लेयर होता है, और वो लेयर क्या कर पाता है, वो लेयर जो होता है वो ब्लड सप्लाई करता है किसे, तो हमारे कॉर्निया को और स्क्लेरा को, ठीक है, ये हो गया। अगर हम लेयर ऑफ आईबॉल की बात करते हैं, आईबॉल में कितने लेयर्स होते हैं, तो 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले आउटर होता है, मिडल होता है और इनर होता है। आउटर में क्या पाया जाता है, आउटर में स्क्लेरा एंड कॉर्निया। अब कॉर्निया को ही कंजक्टिवा लेयर भी कहते हैं, ठीक है, कंजक्टिवा। तो स्क्लेरा और कॉर्निया, अब कॉर्निया को हम कह दिया कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या कर रहा था यहाँ पे, कॉर्निया और स्क्लेरा को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रहा था। मिडल में क्या होता है, मिडल में कोराइड होता है और सिलरी बॉडी होती है, सिलरी बॉडी इट इज आइरिस, ओके। इनर में क्या होता है, रेटिना, इनर में क्या होता है, रेटिना। रेटिना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमेज के फॉर्मेशन के लिए। इमेज इस पे आके फॉर्म होता है, फिर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, वहाँ पे इमेज फॉर्म बनता है। तो ये हो गया लेयर ऑफ आईबॉल, 3 होते हैं, आउटर, मिडल, इनर। कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया और स्क्लेरा को कौन ब्लड प्रोवाइड करता है, तो हमारा कंजक्टिवल लेयर। और पीपल के साइज 3 टाइप्स के होते हैं, आइदर ये पिन पॉइंट हो सकता है, पिन पॉइंट को मायोसिस कहते हैं, मायोसिस कहते हैं, और अगर लार्ज हो गया तो मेड्रियासिस कहेंगे, और अगर दोनों में मिल रहा तो हेड इंजरी के केसेस। तो वेल अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंडीशंस के बारे में जो कि बहुत कॉमन होता है। मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और एस्टिग्मेटिज्म हो गया, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। तो मायोपिया क्या होता है, सबसे पहले हम मायोपिया के बारे में जानते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको थोड़ा सा, अभी जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा बैक करो वीडियो को, और बैक करके वीडियो को ये देखो कि मैंने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले एक्सियल लेंथ के बारे में डिस्कस किया था। एक्सियल लेंथ कितना होता है हमारे में, नॉर्मली एक्सियल लेंथ कितना होता है, 24 होता है, 24 होता है, ठीक है। अगर ये 24 मिलीमीटर जो है, अगर ये कम होता है तो क्या होगा, मायोपिया होगा। अगर ये एक्सियल लेंथ ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा। और एस्टिग्मेटिज्म जो है वो एक अलग कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे एक्सियल लेंथ पे मेनली, कि अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, कम हो रहा है तो क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर एक्सियल लेंथ कम होता है तो क्या होता है। एक्सियल लेंथ कम होगा तो क्या होगा, मायोपिया होगा। मायोपिया में क्या होता है, लार्जर आई बॉल। अब लेंथ कम होगा, आई का लेंथ कम होगा, तो आई क्या करेगा, फोकस करेगा देखने पे। वो जो इंसान जो उसको क्या होगा, वो उसकी जो इंसान की जो आंखें रहेंगी वो छोटी हो जाएंगी। क्या लिखा, शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस मतलब आंखें छोटी नहीं हो, वो उसकी जो
विजन कैपेसिटी रहेगी वो छोटी हो जाएगी, है ना। वो जो जो चीज़ें यहाँ से देख सकता था अब उसको यहाँ पे लाके देखना पड़ेगा, क्या समझे। जो यहाँ देख सकता था वो नज़दीक लाके देखेगा, ऐसे ऐसे आँख फाड़ के देखेगा ना, कहते हैं आँख फाड़ के देखना, भाई घूर के देख रहा है वो, तो शॉर्ट साइडनेस हो गया। फिर इसमें जो ग्लास हम यूज़ करते हैं, गूगल्स में जो ग्लासेस यूज़ करते हैं वो स्पेरिकल ग्लासेस रहता है और कॉन्केव लेंस रहता है निगेटिव में, ठीक है। कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं और कॉन्केव लेंस होता है निगेटिव होता है। क्लाइंट स्वीज आइज बॉल, ठीक है, क्लाइंट स्वीज आइज बॉल। तो क्लाइंट का जो आई बॉल होता है वो स्वीज हो जाता है, तो क्लाइंट हमेशा ऐसे करके देखता है, नहीं ऐसे आंखें पतली करके देख रहा है, भाई दूर की चीज़ों से को दिखाई नहीं दे रही है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि इसको माइपिया हो गया। माइपिया में क्या हो रहा है कि एक्सियल लेंथ क्या हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। छोटा होने की वजह से क्या होगा कि जो इमेज होगा वो रेटिना के पीछे की तरफ बनेगा, रेटिना के पीछे की तरफ बन रहा है ना, बियॉन्ड द रेटिना इमेज बन रहा है। अब बियॉन्ड द रेटिना की वजह से क्या होगा कि वो आंखें छोटी करके दिखेगा, घूर के दिखेगा, दूर चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, वो नज़दीक लाएगा उसे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें दो टाइप्स के होते हैं, मायोपिया भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल मायोपिया, एक होता है पैथोलॉजिकल मायोपिया। सिंपल मायोपिया क्या होता है और पैथोलॉजिकल मायोपिया क्या होता है? सिंपल मायोपिया जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, सब में देखा जाता है। ये इसमें जो आइस का जो चेंजेस होता है आइस के पावर का, वो होता है -5 to -6 डायोप्टर। इसमें जो होता है -5 to -6 डायोप्टर चेंज होता है मेनली, ठीक है। और ये लेस देन 21 ईयर तक ही रहता है, 21 ईयर 21 साल तक ये स्टॉप हो जाता है ना। 21 साल, जब एक पेशेंट 21 साल का होता है उससे ऊपर ये नहीं बढ़ता, तो 21 साल तक -5 या -6 डायोप्टर ही चेंज होता है, उसको सिंपल मायोपिया कहते हैं। पैथोलॉजिकल मायोपिया जो होता है वो -15 to -20 डायोप्टर तक का चेंज होता है, और ये जो आता है मोर देन 25 ईयर। 25 ईयर मतलब क्या समझे कि पेशेंट का जैसे जैसे एज बढ़ेगा, पेशेंट जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो पावर होगा वो माइनस में चला जाएगा माइनस में जाएगा, उसकी आंख और खराब होता जाएगा। इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया, इसको कहते हैं सिंपल मायोपिया, डेट इज -5 to -6 डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? लॉन्ग साइडनेस होता है, दूर की चीज़ में दिखाई नहीं देती, इसमें भी आई बॉल जो होता है वो छोटा हो जाता है और लाइट फोकस बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि हाइपर मतलब बड़ा हो रहा है, ठीक है। हाइपर मतलब क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब एक्सियल लेंथ क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये हमारा ये आइस है, आइस में जो रेटिना का इमेज बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेज आ रहा है हमारे पास, रेज आ रहा, तो ये बनना चाहिए यहाँ पे, रेटिना पे बनना चाहिए यहाँ पे, अब ये बनेगा यहाँ पे, कहीं यहाँ पे जाके बनेगा इमेज बनेगा, इमेज आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? बैक साइड जा रहा है। बैक साइड क्या होता है? लाइट फोकस बिहाइंड द आई। इसमें जो हम लेंस यूज करते हैं वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लेंस होता है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म जो होता है वो होता है ड्यू टू कॉर्नियल सरफेस इरेगुलर। ये जो हमारा आइस का जो सरफेस है, ये जो एरिया होता है इतना, ये इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। ये इरेगुलर हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको दूर की भी चीज़ें कम थोड़ी दिखाई देती हैं, जो पास की जो चीज़ें होती हैं वो भी प्रॉपर्ली नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस कैसा होता है? आप सबने देखा होगा सिलेंड्रिकल लेंस। फॉर एग्जांपल इसमें है, जैसे ये लेंस है, ठीक है, ये गोगल्स है, तो गोगल्स में क्या होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे आप ऐसे वाले लेंस तो देखे होंगे, तो ऊपर हमने कॉन्वेक्स लगा दिया, नीचे कॉन्केव लगा दिया, तो उसमें क्या हो गया? सिलेंड्रिकल लेंस हो गया। तो उसको कहाँ यूज होता है? हमारे एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया और फिर एस्टिग्मेटिज्म हो गया। वेल चलो ठीक है, ये रॉड्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके हम आइज को कैसे कैसे एग्जामिन करते हैं और क्या क्या उसमें फाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो रॉड्स रेटिना में क्या क्या होता है? तो रेटिना में मेरे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रॉड, दूसरा होता है कोन्स, ठीक है। रॉड्स एंड कोन्स हमने 9th से पढ़ते आ रहे हैं, रॉड्स और कोन होते हैं, ठीक है। रॉड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वर्क इन डिम इल्यूजन, ठीक है। जैसे थोड़ा सा अगर डिम इल्यूजन हो रहा है, जैसे शाम के टाइम का होता है, इवनिंग टाइम में होता है, तो उस समय हम मेनली रॉड्स काम करते हैं डिम इल्यूजन में। कौन्स क्या करते हैं? कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन, ठीक है। कलर विजन एज वेल एज क्या होता है? सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना हमें क्या, किसके लिए? तो कलर विजन के लिए एज वेल एज सेंट्रल विजन के लिए, 2 चीजें, ठीक है। ये 2 चीजें के लिए कौन से, अब इसका ट्रिक कैसे बनता है देखो। कौन से में क्या आ रहा है? सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डबल सी के लिए। सिंपल सा भाई दिमाग बनेगा।
भाई देखो, अगर पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो जब तक हम उस चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं, जब तक इजीली समझेंगे नहीं या कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को नहीं लेके चलना है। तो सी से क्या होगा, डबल सी याद कर लो, कौन से कलर विजन होगा, सी से कलर विजन हो गया सी, और सी से सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम इसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं, तो हम डायग्नोसिस किससे किससे करते हैं, ठीक है, आई का हमें डायग्नोसिस करना है तो हम किससे करेंगे, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है नोन एज ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी, इसके किस लिए होता है ऑप्थेल्मोस्कोपी। देखो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे होता है कि एक चार्ट पेपर होता है, स्लिट लैंप, एक स्लिट लैंप चार्ट, स्लिट लैम्प होता है, एक चार्ट पेपर होता है जिसमें ABCD लिखा रहता है ना, तो हम उसको एग्जामिन करते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी जो होता है वो किसके लिए, किस चीज़ के लिए हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो फंडस का एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्थेल्मोस्कोपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फंडस, ठीक है। अगर पेपर में आता है हमारे पास कि ऑप्थेल्मोस्कोपी किस लिए रिस्पॉन्सिबल करता है, किसके लिए हम डायग्नोस करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज किया जाता है, तो मेरे भाई फंडस के एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका हम एग्जामिन करने के लिए एग्जामिन करते हो तो फाइंडिंग हमारा क्या क्या रहता है, हम उसमें फाइंड क्या करते हैं। सबसे पहले होता है पैपिल एडिमा, पैपिलरी एडिमा, ठीक है। पैपिलरी एडिमा क्यों होता है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP जब बढ़ता है तब हमें पैपिलरी एडिमा मिल सकता है। पहला काम हो गया ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। दूसरा हम जब फाइंडिंग करते हैं वो होता है ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट आइज में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, और वो होता क्यों है, लैक ऑफ फोटो रिसेप्टर की वजह से। जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स बहुत कम रहते हैं वहाँ पे उस एरिया को हम ब्लाइंड स्पॉट कह देते हैं। तीसरा जो होता है वो फोविया सेंट्रलाइज होता है, फोविया सेंट्रलाइज। मैंने आपको बताया था जैसे ये आइज है, तो आइज में जो रेटिना होता है, रेटिना के पास यहाँ जो एक लेयर होता है, तो ये लेयर थोड़ा ऐसे दबा रहता है, ऐसे दबा रहता है, तो इसको मैंने कहा था फोविया। आप स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, थोड़ा बैक करिए वीडियो को, आपको मिलेगा वहाँ पे फोविया। तो फोविया सेंट्रलाइज क्या होता है, ये शार्पेस्ट विजन होता है मोशन डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो फोविया सेंट्रलाइज क्या हो गया, एक शार्पेस्ट विजन है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे भाई, मोशन डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो सिंपल से हमने पढ़ लिया रेटिना क्या होता है, रेटिना के बाद हमने फाइंडिंग्स पढ़ लिया, डायग्नोसिस पढ़ लिया, हम क्यों फाइंडिंग करते हैं, तो फिर से हम करेंगे पैपिलरी एडिमा के लिए, ऑप्टिक डिस्क ब्लाइंड स्पॉट के लिए, और फोविया सेंट्रलाइज के लिए। डायग्नोस किससे करते हैं, तो ऑप्थेल्मोस्कोपी से हम डायग्नोस करते हैं। बहुत सारे होते हैं, एक स्लिट लैम्प चार्ट होता है, स्लिट लैम्प होता है, एक चार्ट पेपर होता है, इसमें ऐसे रहता नहीं है ABCD, छोटा 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 ऐसे रहता है, तो ABCD ये होता है स्लिट लैम्प चार्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोमा के बारे में।